गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से हो ही रही होगी। बच्चों, आज हम फिर से आपके सामने आए हुए हैं चैप्टर 1 को हिंदी मीडियम में लेकर के। और आज का क्लास जो है हमारा डे 5 होने वाला है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो बिना टाइम गंवाए, बिना समय लैप्स किए हुए शुरू करते हैं आज के क्लास को। बाबू, आज का क्लास जो हमारा है वह कूलम्ब लॉ पर आधारित है। कूलम्ब लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी की किताब को जब उठा के देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि कूलम्ब लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। सो आगे वाले टॉपिक के लिए, आपके एग्जाम के लिए या एनसीईआरटी के लिए या फिर न्यूमेरिकल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जब आप एनसीईआरटी का बुक उठा के देखेंगे, टॉपिक देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा। तो उसी लॉ को आज हम शुरू करने वाले हैं, पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें उसके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बाबू। मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स, यानी कि फिजिक्स पर फोकस। बच्चों, आज का जो हमारा क्लास है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज का लेक्चर जो है वो डे 5 लेक्चर होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को बाबू। आज के क्लास का पहला टॉपिक है न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन सेट हो रहा होगा कि सर, इसे तो 9th क्लास और 11th क्लास में पढ़ने थे, अचानक आपने 12th क्लास में कैसे पटक दिया। कहीं आप गलत लेक्चर में नहीं ना आ गए, कहीं हम गलती से 11th का टॉपिक नहीं ना पढ़ाने लग गए। बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा इसके बाद का जो टॉपिक है स्थिर वैद्युत के लिए कूलम्ब का नियम। अगर आप न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ लेते हैं तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा, ज्यादा आसानी से आप समझ पाएंगे। तो पहले इसको क्लियर करते हैं, जो आपको थोड़ा बहुत याद है उसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, लेकिन ज्यादा डीपली नहीं पढ़ाएंगे, हम उतना ही पढ़ाएंगे जितने की आपकी जरूरत है, जितना 12th में हमें जरूरत है। हालांकि ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर इसे हम पढ़ लेते हैं तो कूलम्ब का नियम समझना आपके लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। आखिर समझना पड़ेगा ना कि कूलम्ब का नियम का ओरिजिन क्या था, कहां से आया था, किस पर डिपेंड था, किससे चुराई गई थी या क्या था, चुराया गया था या फिर क्या था, आपको खुद एहसास हो जाएगा। शुरू करते हैं बाबू। देखिए, न्यूटन साहब का जन्म हुआ था 1642 में और मौत हुई थी इनकी 1727 में। ज्यादा नहीं जिंदा रहे बेचारे, मात्र 85 साल ये जिंदा रहे, ज्यादा नहीं हुआ, मात्र 85 साल जिंदा रहे। अब क्वेश्चन है कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किसने दिया था। तो ये तो बेवकूफी वाली क्वेश्चन है, क्योंकि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम निश्चित रूप से न्यूटन के द्वारा ही दिया गया होगा ना, तभी तो इनका नाम जुड़ा हुआ था ना। बिल्कुल, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन के द्वारा 1686 में दिया गया था, लेकिन सबके सामने पब्लिश किया गया था 1687 में। होता है ना कि आप कोई भी काम करते हैं तो काम, जैसे कि सपोज करो कि आप खाना बना रहे हो, तो आपके खाना बनाने का टाइम और खाने का टाइम दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा ना। कुछ बच्चों को छोड़ करके, कुछ लोगों को छोड़ करके, वो तो खाना बनाते रहते हैं और उसमें से स्वादानुसार नमक चेक करते रहते हैं, और नमक चेक करते करते कब खाना या सब्जी आधा हो जाता है या मटन मीट कब आधा हो जाता है पता ही नहीं चलता है। खैर, वैसा नहीं करना है, बस ये समझाने हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जो है वो 1686 में दिया गया था, लेकिन पब्लिकली जब पब्लिश किया गया तब 1687 हो रहा था, यानी कि 1687 में पब्लिश किया गया था। क्लियर हुआ। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम था क्या, आपने पढ़ा होगा। न्यूटन साहब का कहना था कि हमारे ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं उसमें प्रत्येक दो वस्तु लगातार एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, प्रतिकर्षित नहीं करती है, सिर्फ आकर्षित करने की कोशिश करती है। जैसे कि मान गए, सपोज कीजिए यहां पर सूर्य है, सन है, यहां पर अर्थ है, हमारा पृथ्वी है, और यहां पर मान गए मून है, चंद्रमा है। तो न्यूटन साहब का कहना था कि सन के द्वारा अर्थ को खींचने की कोशिश की जा रही है और अर्थ के द्वारा सन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। जैसे एक हाथ से हम पकड़ के खींच रहे हैं तो हमको कोई ऐसे खींच रहा है, ठीक है ना। जैसा हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, और हम अपने आसपास की चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। वही सेम चीजें थी। उसी तरह से अर्थ जो है मून को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जबकि मून जो है वो अर्थ को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है बल लगा करके। सेम वैसे ही सन मून को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है
और मून जो है वो सन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। उसी तरह कोई और प्लैनेट अगर यहां पे रहता तो मून के द्वारा इसको आकर्षित करने की कोशिश की जाती, इसके द्वारा मून को आकर्षित करने की कोशिश की जाती, फिर अर्थ के द्वारा इसको, फिर इसके द्वारा अर्थ को, फिर ऐसे सन के द्वारा इसको, और फिर इसके द्वारा सन को। यही लगातार चलते रहता है, लगातार ये प्रोसेस होते रहता है। यानी कि प्रत्येक वस्तु, इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु अपने आसपास उपस्थित किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है। जिस बल के द्वारा वह किसी दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम समझेंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं हम। ध्यान दीजिएगा बाबू, सब इसको हम इरेज कर देते हैं, बोर्ड साफ हो जाए तो ज्यादा अच्छे से समझाया जा सकता है। ये हुआ, देखिएगा। अब न्यूटन का ओरिजिनल नियम क्या था, कैसे इसको समझेंगे। सपोज कीजिए हमारे ब्रह्मांड में दो चीजें हैं, दो वस्तुएं हैं, एक वस्तु यहां है और एक वस्तु यहां, छोटी बड़ी भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि दोनों का शेप साइज समान होना चाहिए, ऐसा है। पहले वस्तु का मास यानी कि द्रव्यमान हम m1 मान लेते हैं और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान हम m2 मान लेते हैं। दोनों का केंद्र से केंद्र की दूरी यानी कि सेंटर से सेंटर की दूरी को छोटा वाला r मान लेते हैं हम। इसको आप a मान लीजिए, इसको वस्तु b मान लीजिए। तो न्यूटन का कहना था कि पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर बल लगा करके दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जाती है। पहले ने दूसरे पे बल लगाया और दूसरे वस्तु को अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया और इसको मान लेते हैं F1। उसी तरह से दूसरे वस्तु ने पहले वस्तु पर बल लगा करके पहले वस्तु को अपनी तरफ खींचने की कोशिश किया और इसको आप मान लिए F2 मान लिए। तो न्यूटन भैया का कहना था कि पहला बल जो होगा वो दूसरे बल के बराबर तो होगा परंतु एक दूसरे के विपरीत होंगे। आप देख सकते हैं एक ऐसे बल लग रहा है तो एक ऐसे बल लग रहा है, दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना। तो चूंकि दोनों बराबर थे तो इसको उन्होंने मान लिया F का मतलब फोर्स यानी कि बल मान लिया। अब था क्या, न्यूटन साहब का कहना था बाबू कि पहले वस्तु के द्वारा जो दूसरे वस्तु पर बल लग रहा है, पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु को आकर्षित करने के लिए जो बल लग रहा है वो पहले वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अर्थात इसका मतलब हुआ कि अगर पहले वस्तु के द्रव्यमान को बढ़ा देते हैं तो उसके द्वारा जो बल लग रहा था वो भी बढ़ जाएगा, और उसी तरह से अगर पहले वस्तु के द्वारा पहले वस्तु का द्रव्यमान घटा देते हैं तो उसके द्वारा जो बल लग रहा है वो भी घट जाएगा। तो चूंकि F1 किसके बराबर था, F2 के बराबर था, और उसको हमने क्या माना है, F माना है ना, तो F1 को आप लिख सकते हैं, यहां पर F लिख सकते हैं। सो F डायरेक्टली हो जाएगा M1 के, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। सेम इसी तरह से दूसरे वस्तु के द्वारा जो पहले पर बल लग रहा है वो भी समानुपाती होगा मास 2 के, यानी कि दूसरे वस्तु के द्रव्यमान के। अर्थात दूसरे वस्तु का अगर द्रव्यमान बढ़ाते हैं तो उसका फोर्स भी बढ़ जाएगा, उसका बल भी बढ़ जाएगा, और दूसरे वस्तु का द्रव्यमान घटाते हैं तो उसका क्या घट जाएगा, उसका बल भी घट जाएगा। आप मिलाए होंगे इस बात को कि जब आप किसी वस्तु पर, किसी भारी वस्तु को अगर आप खींचने की कोशिश करते हैं तो आपके द्वारा ज्यादा बल लगाने पड़ते हैं, और किसी हल्की वस्तुओं को अगर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं तो कम बल लगाना पड़ता है। सेम वही चीज है कि अगर द्रव्यमान बढ़ा दो तब बल बढ़ जाएगा, द्रव्यमान घटा दो तो उसका बल भी घट जाएगा। यही नियम था इनका। तो चूंकि F1 F2 के बराबर था और उसको हम F मान के चल रहे थे तो F हो गया M2 के, इसको समीकरण 2 मान लिया गया। अब समीकरण 1 तथा 2 से देखिएगा बाबू, समीकरण 1 तथा 2 से दोनों समीकरण का क्या है, बायां पक्ष यानी कि LHS बराबर है ना, तो दोनों का LHS है F, दोनों में समानुपाती का चिन्ह है, पहला है M1 और दूसरा है M2, इसको समीकरण 3 मान लीजिए। कहने का मतलब कि दोनों वस्तुओं के बीच लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। पहले का द्रव्यमान आपने बढ़ाया, बल बढ़ गया, दूसरे का द्रव्यमान बढ़ाया, आपने बल बढ़ गया।
जब दोनों का द्रव्यमान बढ़ाएंगे तो बल बढ़ेगा, दोनों का द्रव्यमान घटाएंगे तो बल घटेगा। ठीक है, अच्छा। अब नेक्स्ट, इसके बाद अब यहां पर एक दूरी का भी कुछ लॉजिक दिया हुआ है। तो ये तो पता है, आप पढ़े होंगे कि जो बल होते हैं वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अर्थात कि अगर आप दूरी को बढ़ाते हैं तो बल घट जाता है और दूरी को घटाते हैं तो बल बढ़ जाता है। सिंपल सा चीज है। नजदीक से किसी चीज को खींचने की कोशिश कीजिएगा तो ज्यादा बल लगेगा, दूर से किसी चीज को खींचने की कोशिश कीजिएगा तो कम बल लगेगा। तो इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं। सो अब लिख सकते हैं समीकरण 3 तथा 4 से, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से क्या था समीकरण, देखिए समीकरण 3 में F था, समानुपाती का चिन्ह था। अच्छा, इसमें भी F और समानुपाती का चिन्ह है। समीकरण 3 में M1 M2 था और समीकरण 4 में R² था। यानी कि इसको लिख सकते हैं F समानुपाती होगा M1 M2 के और बाई R² लिख सकते हैं। आपको पता है कि जब समानुपाती का चिन्ह हटाया जाता है बाबू तो बराबर का चिन्ह आता है और साथ में एक नियतांक आता है। इसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। तो G M1 M2 और बाई R², ये फॉर्मूला हो गया दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का फॉर्मूला हो गया। G को क्या कहेंगे बाबू, G को कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक और इसका वैल्यू शायद आपको याद होगा 6.67 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। अब ये समानुपाती का चिन्ह हटा है तो बराबर का चिन्ह कैसे आ गया है, इसको थोड़ा सा हम आपको क्लियर करते हैं। सो देखिए, जैसे कहीं पर अगर लिखा हुआ रहे कि जो 6 है वो समानुपाती है 2 के, क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं है ना। अगर आपको बराबर करने का मन हो तो 2 में कितना से गुना करना होगा, 3 से गुना करना होगा। तो देखो समानुपाती का चिन्ह हटा तो बराबर का चिन्ह आया, लेकिन अपने साथ एक और टर्म लेकर के आया और उस टर्म को नियतांक कहा जाता है और यहां पर वही टर्म है G, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाएगा। समझ गया ना? ठीक है, ये था न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम। कब दिया गया था बाबू? 1686 में तैयार था, लेकिन फाइनल कब दिया गया? 1687 में। ऐसे मत समझना कि पहले वाला 1686 में और दूसरा वाला 1687 में, यानी कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 1 साल लग गया, ऐसा मत समझना, ठीक है ना। 1686 में तैयार था, 1687 में फाइनल कर दिया गया। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट। अब जो हमारा इंपॉर्टेंट चीज है 12th क्लास के लिए, उसको शुरू करने चल रहे हैं। देखना कि कितना आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे, कितना बेहतरीन तरीका से आपको खुद ब खुद समझ में आने लग जाएगा। अब कूलम साहब पीछे क्यों रहते? न्यूटन साहब के, न्यूटन साहब से पीछे रहने वाले थे ही नहीं। इन्होंने ठीक न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के बाद, सोचो कितना अच्छा रहता कि न्यूटन जी सेव के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, ठीक है ना, हम लोग वहां बैठे रहते तो क्या होता? उस सेव को उठाते, गिरता तो हम झपट के उठा लेते, देखते कि सड़ा हुआ तो नहीं ना है और सीधा अंदर। अगर न्यूटन साहब ने भी वैसा काम किया हुआ रहता तो आज इतना फिजिक्स नहीं पढ़ना पड़ता, न न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पढ़ना पड़ता, न कूलम का नियम पढ़ना पड़ता और ना आगे का फिजिक्स पढ़ना पड़ता। कितना आसान हो जाता ना। लेकिन नेचर तो कुछ और चाह रहा था ना। सोचो कि हम लोग आज से लगभग 400 साल पहले, अगर न्यूटन का देखा जाए तो 1642 में जन्म हुआ था, 1727 में मौत हुई थी। 1727 में बहुत सारे युद्ध हो रहे थे, बहुत सारा युद्ध हो रहा था और बाकी जो युद्ध नहीं कर रहे थे वो लोग आदिमानव का जिंदगी बिता करके अपना जिंदगी चला रहे थे। जंगल में सुबह उठना, जंगल में जाना, जानवरों को मारना, आग जलाना, उसी आग में जानवरों को सेंकना यानी कि पकाना, हुलाला हुलाला करना और फिर खा लेना, बस इतनी ही जिंदगी थी उन लोगों की। और उस समय न्यूटन और कूलम्ब और इनके जैसे बहुत सारे साइंटिस्ट दुनिया को बदलने में रखे हुए थे, दुनिया को बदलने की कोशिश कर रहे थे, एक ऐसी चीज देने की कोशिश कर रहे थे जहां पर साइंस आगे डेवलप हो।
कुछ लोग जानवरों को मार रहे थे, कुछ लोग युद्ध में बेचैन थे, युद्ध करने में, और कुछ लोग साइंस को आगे बढ़ाने में बेचैन थे। क्योंकि बाकी लोग जो नहीं कर रहे थे, ऐसे समझो कि बाकी लोग जो कर रहे थे उसके ठीक विपरीत ये लोग काम कर रहा था, इसलिए इनको पागल कहा गया। हालांकि पागल नहीं था ये लोग सरफिरा था, और जो सरफिरे होते हैं वही इतिहास रचते हैं। आप देखना ना अपने गांव में, समाज में क्या होता है कि आप बाकी लोगों से कुछ अलग करने लग जाते हैं तो लोग आपको पागल बनाने की कोशिश करने लग जाता है। जैसे दिन भर अगर मशीन में तुम उलझे हुए रहो तो अगर गांव समाज का लोग देखेगा तो कहेगा कि पागल हो गया है। खुद आपके मम्मी पापा भी कहेंगे कि लगता है कि ये मेरा बेटा या बेटी हाथ से निकल गया। क्यों? क्योंकि आपको कुछ करने की चाह रहती है, आप बाकी लोगों से डिफरेंट सोच रहे हैं, तो पागल तो लोग कहेगा ही, लेकिन उसको पागलपन नहीं कहेंगे, उसको सिरफिरा कहा जाता है या सरफिरा कहा जाता है, जो कि इतिहास रचने की कोशिश करता है। लेकिन हमारा समाज क्या है, ना आपको बढ़ने देता है ना हमको बढ़ने देता है। हम लोग अगल बगल देख के चलते हैं कि फलना ये कर रहा है तो हम भी ये करें। फलना 100 रुपए कमाया तो हमारी सैलरी 150 रुपए हो, अगर वो 200 रुपए कमा के ला रहा है तो हमारी सैलरी 250 रुपए। बस यही जिंदगी हम लोगों का रहता है। अच्छा, आप लोग एक चीज मिलाए होंगे कि इंसान जो होता है 3 चीजों के लिए बड़ा बेचैन रहता है। ध्यान देना, 3 चीजों के लिए बड़ा बेचैन रहता है। कौन कौन सी चीजें हैं? पहला, अपना नाम ऊंचा करने के लिए, ठीक है ना, और दूसरा घर अच्छा हो, और तीसरा कपड़े अच्छे हो। होता है ना 3 चीजें, लेकिन मरने के बाद मिलाए हो कि सबसे पहले यही तीनों चीज छीने जाते हैं। मरते ही घर से बाहर कर दिया जाता है, घर छीन लिया गया, ठीक है ना। मरने के बाद आपके नाम बदल दिए जाते हैं, जो एग्जैक्ट नेम रहता है उसको छोड़ करके बॉडी बोलने लग जाता है आदमी। अरे बॉडी बदबू दे रहा है, बॉडी को बाहर करो, अरे बॉडी कब जलेगा। लोगों को बेचैनी हो जाती है जलाने की, हटाने की। और तीसरा, जिस कपड़े को आप ज्यादा प्राथमिकता देते रहते हैं कि ये कपड़ा अच्छा है, मेरा ब्रांडेड कपड़ा है, वो कपड़े को चेंज करके कफन में लपेट दिया जाता है। तो जिंदगी भर 3 चीजों के लिए हम लोग पूरा बेचैन रहते हैं, जी जान लगाए रहते हैं, और मरने के जस्ट बाद ये 3 चीजें छीन ली जाती है। नाम छीन लिया जाता है, स्वर्गीय लगा दिया जाता है। यही दुनिया है, क्या करोगे। खैर छोड़ो, फिजिक्स में आओ, जितना ज्यादा धर्म की बातें ना हो तो बेहतर हो। साइंस पढ़ रहे हैं हम लोग, यहां पे आओ, वापस आओ, नहीं तो इमोशनल तुम लोग हो जाएगा, पढ़ेगा ही नहीं कि पढ़ने से क्या फायदा, छोड़ो हटाओ, ऐसा नहीं है। देखो, खैर आइए वापस स्टार्ट करते हैं अपना स्थिर वैद्युत के लिए कूलम्ब का नियम। अब पता नहीं कूलम्ब साहब को क्या चूल मचा हुआ था, कौन सा टेंशन था इनको, न्यूटन साहब को टक्कर देने के लिए अपना एक थ्योरी लॉन्च कर दिए 100 साल के बाद। अब सोचो, इन्होंने अपना नियम दिया 1785 में, 1785 में, एक बड़ा सा टाइम हो गया, 100 साल। पता नहीं क्या इनके मन में आया, इन्होंने कहा कि न्यूटन भैया के बात से हम सहमत हैं। अगर 2 वस्तुएं हैं जिनका अपना अपना द्रव्यमान है और दोनों एक दूसरे से r दूरी पर मौजूद हैं, ये m1 है और ये m2 है, तो पहले के द्वारा दूसरे पर और दूसरे के द्वारा पहले पर बल लगा करके एक दूसरे को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है, और इस फॉर्मूला से उस बल को निकाला जा सकता है। अब इन्होंने न्यूटन साहब के थ्योरी को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने कहा कि अगर 2 पदार्थ है, 2 वस्तुएं हैं, तो ये दोनों वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होंगे, और वे कण या तो आवेशित होंगे या फिर अनावेशित होंगे, यानी कि चार्ज होंगे या अनचार्ज होंगे। अगर चार्ज हुए तो 2 कंडीशन, एक निगेटिव चार्ज हो सकता है और एक पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, इसमें भी निगेटिव पॉजिटिव, और अगर अनचार्ज हुआ, अनावेशित हुआ तो न्यूट्रॉन होगा। अब इन्होंने कहा कि जब 2 वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं, तो 2 कण एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित या प्रतिकर्षित क्यों नहीं कर सकते हैं। समझना, न्यूटन साहब ने कहा था कि 2 वस्तुओं का अगर अपना द्रव्यमान हो तो दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ सिर्फ आकर्षित करती हैं, लेकिन यहां पर तो पॉजिटिव निगेटिव की बातें हो गई, और आपको पता है कि पॉजिटिव निगेटिव हो या निगेटिव पॉजिटिव हो तो वहां पर आकर्षण होता है, आकर्षण बल काम करता है। जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव हो और निगेटिव निगेटिव हो तो प्रतिकर्षण बल काम करेगा वहां पर, और इस दोनों को कंबाइन रूप से क्या कहा जाता है, विद्युत बल कहा जाता है। हालांकि इनका बात भी सोचना जरूरी था और सही भी था कि पहला कण
दूसरे वस्तु के कण को खींच रहा होगा या प्रतिकर्षित कर रहा होगा, उसी तरह दूसरे का कण पहले को या तो खींच रहा होगा या फिर प्रतिकर्षित कर रहा होगा। देखो, अगर माइनस प्लस होगा तो खींचेगा, आकर्षण होगा, अब माइनस माइनस होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु के दो कण एक दूसरे को या तो आकर्षित कर रहे हो या फिर प्रतिकर्षित कर रहे हो। उसी तरह इसका भी प्रतिकर्षण हो रहा होगा या फिर आकर्षण या प्रतिकर्षण, कुछ भी हो सकता है यहां पर, यानी कि सब कण एक दूसरे पर लगातार बल लगा रहे होंगे, लगातार सारे कण, ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर, ये इस पर, हर एक कण एक दूसरे पर क्या होगा, बल लगा रहा होगा। सोचना एकदम सही था। और यही जो आवेशित कण अगर एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो उसे विद्युत बल कहा जाता है। जबकि दो वस्तुएं जिनका अपना द्रव्यमान हो, अगर वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं तो उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। लेकिन दो वस्तुएं जिनका अपना आवेश हो तो उस पर कौन सा बल काम करता है, विद्युत बल काम करता है। अब इन्होंने इस एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। इन्होंने क्या किया कि दोनों वस्तुओं में से या किसी एक वस्तुओं, दोनों वस्तुओं को मिलाकर के बहुत सारे कण थे, उन्होंने दो कण को उठा लिया एक्सपेरिमेंट के लिए, पहला कण और दूसरा कण। ध्यान दीजिएगा बाबू, लेकिन ये कण किस टाइप के थे, आवेशित थे, यानी कि इसका आवेश Q1 और इसका आवेश था Q2 और दोनों के बीच की दूरी थी स्मॉल r। आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूटन का कितना लॉजिक काम कर रहा है यहां पर। Q1 और Q2। अब कूलम साहब ने भी कहा कि पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर बल लगाए जाते हैं, वे आकर्षण बल भी हो सकते हैं, आकर्षित भी कर सकते हैं और प्रतिकर्षित भी कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, ये निगेटिव हुआ, तो इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा बाबू, आकर्षण होगा नहीं, इसके बीच में प्रतिकर्षण होगा। अगर पहला वस्तु धनात्मक है, दूसरा वस्तु धनात्मक है, पहला वस्तु ऋणात्मक है, दूसरा वस्तु ऋणात्मक है, तो प्रतिकर्षण होगा। वहीं पहला अगर धनात्मक, दूसरा ऋणात्मक, पहला ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक हो तो वहां पर क्या होगा बाबू, आकर्षण होगा। तो पहले वस्तु के द्वारा दूसरे पर बल लगेगा, उसको उन्होंने कह दिया कि ये F1 हो गया। उसी तरह से दूसरे वस्तु के द्वारा भी पहले वस्तु पर बल लगेगा और इसको नाम दे दिया गया F2। सेम न्यूटन की तरह कि F1 जो होगा वो F2 के बराबर तो होगा लेकिन एक दूसरे के विपरीत होंगे, और दोनों चूंकि इक्वल थे तो दोनों को उन्होंने F मान लिया। किन्होंने, कूलम साहब ने इसको Fe मान लिया। Fe का मतलब विद्युत बल, इलेक्ट्रिक फोर्स। समझ में आ गया, पहले के द्वारा दूसरे पर, दूसरे के द्वारा पहले पर, फिर दूसरे के द्वारा तीसरे पर और तीसरे के द्वारा दूसरे पर, फिर तीसरे के द्वारा चौथे पर, चौथे के द्वारा तीसरे पर, यह सीक्वेंस लगातार आगे बढ़ते चला जाता है। समझे, सेम न्यूटन की तरह यह काम कर रहा है। अब इन्होंने कहा, कूलम साहब ने, कि पहले वस्तु के द्वारा दूसरे वस्तु पर जो बल लग रहा है वो पहले वस्तु के आवेश के समानुपाती होंगे। यानी कि पहले वस्तु का आवेश अगर बढ़ा देंगे तब बल बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चूंकि F1 और F2 को क्या माने थे, Fe माने थे ना, तो इसको लिख सकते हैं आप Fe समानुपाती होंगे Q1 के। उसी तरह से दूसरा भी Fe समानुपाती होगा किससे, Q2 से। अगर इसको और इसको एक साथ करें तो आप लिख सकते हैं Fe समानुपाती होंगे Q1 और Q2 से। इक्वेशन फर्स्ट, सेम न्यूटन की तरह। देखिए न्यूटन भैया भी यही बोले थे, यहां देखो F समानुपाती है M1 M2 के और यहां पर है F समानुपाती है Q1 Q2 के। अब कह रहा है कूलम के नियम के अनुसार स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, यानी कि दोनों कण स्थिर अवस्था में हो तब, अर्थात आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, हमने बोला था ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों को क्या कहते हैं, विद्युत बल। तो या तो विद्युत बल लिखिए या फिर आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लिखिए। प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। जो विद्युत बल होते हैं दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती होते हैं।
तथा दोनों आवेशों के केंद्रों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, अर्थात Fe जो होगा वो उल्टा होगा आर स्क्वायर के। न्यूटन साहब में भी यही था, देख लो यहां भी वही था, सेम टू सेम कॉपी कट लग रहा है ना, लेकिन यहां थोड़ा सा चेंज था। न्यूटन में सिर्फ आकर्षण दिखाया था उन्होंने, और इन्होंने आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों दिखा दिया। इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अगर दोनों समीकरण को सॉल्व किया जाए तो बाबू ऐसे लिख सकते हैं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या था? Fe समानुपाती होंगे किसके? अब इसको ऐसे भी बाबू लिख सकते हैं कि समीकरण, ध्यान से देखिएगा, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। अब समीकरण 1 क्या था बुआ कि Fe जो था वो डायरेक्टली था Q1 Q2 के, यानी कि Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती था। यह समीकरण 1 था। समीकरण 2 क्या था? यह था 1/r स्क्वायर के, यही था ना। आप देख लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2, दोनों का अगर कंपेयर किया जाए बुआ तो दोनों का बायां पक्ष क्या है? सेम है ना। दोनों में समानुपाती का चिन्ह है। पहला हो गया Q1 Q2 और दूसरा हो गया 1/r स्क्वायर। तो Fe समानुपाती होंगे Q1 Q2 के और बाई r स्क्वायर हो गया। अब आपको पता है जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो बराबर का चिन्ह आएगा और साथ में एक टर्म आता है, और इसी टर्म को हम क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहा जाता है, नियतांक कहा जाता है। तो दो वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ओवरऑल विद्युत बल निकालने का यह फॉर्मूला हो गया। देखो न्यूटन से कितना मिलता जुलता था। सो यहां कितना था? देखो Gm1 m2 by r स्क्वायर, और यहां पर था K Q1 Q2 by r स्क्वायर। जहां K को आप स्मॉल में लिखिएगा और K के बदले में आप एक और लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो एप्सिलॉन दिख रहा है बताएंगे, और इसको कहा जाता है स्थिर वैद्युतांक। स्थिर वैद्युतांक इंग्लिश में इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहा जाता है, और इसका वैल्यू लगभग सेम होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर के। लेकिन हवा के लिए या निर्वात के लिए ही ये होता है, बाकी के लिए इसका वैल्यू बदल जाता है। लेकिन आपने देखा था न्यूटन साहब में जी का वैल्यू सबके लिए सेम था, लेकिन यहां पर सबके लिए सेम नहीं होता है। अब इसमें भी चूंकि न्यूटन का नाम आ गया, क्यों? क्योंकि ये थ्योरी भी किससे रिलेट कर रहा था? न्यूटन से रिलेट कर रहा था, इसलिए यहां पर भी न्यूटन साहब का नाम दे दिया गया। ये जो यहां पर हमने लिखा था, यहां पर देखिए एप्सिलॉन, इसको पढ़ेंगे आप एप्सिलॉन, हिंदी में से एप्सिलॉन, और अगर शून्य लगा हुआ है तो एप्सिलॉन शून्य पढ़ सकते हैं या एप्सिलॉन नॉट पढ़ सकते हैं। और उसको क्या कहा जाता है बाबू? जो एप्सिलॉन नॉट है इसको कहा जाता है निर्वात की विद्युतशीलता। नाम याद रखिएगा, बड़ा पूछता है, निर्वात की विद्युतशीलता, और इसका वैल्यू भी लगभग हवा और निर्वात के लिए सेम होता है। अब यहां देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, यहां कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है, जस्ट उसके उल्टा है। अभी और चीजें पढ़ेंगे इसके बारे में हम लोग। ये क्लियर हुआ? स्थिर वैद्युत के लिए किसका? कूलम का नियम था स्थिर वैद्युत के लिए, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लिए जब आवेश किसमें हो? विराम की अवस्था में हो, तब ये फॉर्मूला काम कर रहा था। सो अब देखिए नेक्स्ट, ये तो क्लियर हो गया। अब इसीलिए हमने न्यूटन साहब के थ्योरी को पढ़ाया था, गुरुत्वाकर्षण नियम को पढ़ाया था, ताकि इसको आप आसानी से समझ सके। बस कूलम साहब ने थोड़ा सा झांक लिया किसमें? न्यूटन के थ्योरी में, अपना थ्योरी लिख दिया,
पता ना कि आप किसी को कहानी सुनाने गए, आपको डांट के भगा दिया, खुद उसने कहानी लिख लिया। लेकिन 100 साल के बाद, न्यूटन के मरने के बहुत साल बाद, मरने के लगभग 50-60 साल बाद, ठीक है ना, ये शुरू हुआ था। सो खैर कोई नहीं, बहुत दिन लगा, लेकिन जो भी आया, देर आया दुरुस्त आया, बढ़िया चीज दिया। नेक्स्ट, हालांकि ये सब चीज नहीं भी देता तो हम लोग आज जिंदा ही रहते। अब जिस तरीके से रहते, आदिमानव के रूप में रहे, राजा महाराजा के नौकर बन के रहते, या खुद राजा महाराजा बन के रहते, ऐसा तो नहीं होता। राजा महाराजा हम लोग बन ही नहीं पाते, कोई बनने ही नहीं देता, हम लोग मार काट के सुला देता, सब जहर दे देता। ठीक है, ऐसे ही राजा महाराजा बनने में बहुत टेंशन है, जहर दे देता था, सब मार देता था, सब बात बेकार है। अब स्थिर वैद्युतांक के का मात्रक तथा विमीय सूत्र लिखना है। अभी हमने पढ़ा है कि के को क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युतांक कहा जाता है, और इसका वैल्यू हमने बताया है कितना होता है, 9 गुने 10 का पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और इसके बदले में एक और लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलिए शुरू करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या है ये। अब हमने अभी पढ़ा है कि एफी बराबर क्या था बाबू, के Q1 Q2 और बाई आर स्क्वायर। इसी के का मात्रक निकालना है, कुछ नहीं है तो 1 डालो, क्रॉस गुना मारो, तो 1 में इससे तो हो जाएगा के Q1 Q2, एफी में आर स्क्वायर से तो एफी इंटू आर स्क्वायर, आप तीर का चिन्ह दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, हमें तो के से मतलब है, तो एफी इंटू आर स्क्वायर अब बाई Q1 गुना Q2। अब मात्रक निकालते हैं बुआ इसका, देखिएगा के का, यहां पर क्या है, एफ का मतलब बल, आज जहां बल वहां न्यूटन, आर का मतलब दूरी दोनों का, तो दूरी का मतलब मीटर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, बटा क्यू का मतलब आवेश, तो क्यू, Q2 भी है वो भी आवेश है तो क्यू कर दीजिए, सॉरी सी कर दीजिए, तो के को लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर, यानी कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ये इसका ऐसा यूनिट हो गया। लेकिन कहीं कहीं आपको किताब में इससे थोड़ा सा यूनिट बढ़ा के दिया जाता है, कैसे, अब आप देखें, के का क्या है यहां पर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर, है ना। न्यूटन के बदले में बाबू आप लिख सकते हैं, न्यूटन के बदले में याद कर जाना, बड़ा काम आता है, केजी मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर। न्यूटन ऊपर कितना है, मीटर स्क्वायर, और नीचे क्या है बाबू, कूलम्ब स्क्वायर, ध्यान देना कूलम्ब स्क्वायर है। अब एक फॉर्मूला आप पढ़े थे कि I बराबर होता है Q बाई टी, क्रॉस गुना, Q बराबर I गुना टी। I का मतलब विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब एम्पियर, T का मतलब टाइम यानी कि समय, तो Q यानी कि आवेश के बदले में क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड लिख सकते हैं, तो कूलम्ब के बदले में Q यानी कि आवेश, आवेश यानी कि कूलम्ब, तो कूलम्ब के बदले में क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकंड लिखा जा सकता है, तो इसको लिख सकते हैं केजी, मीटर और मीटर स्क्वायर, मीटर का पावर 3, अब बाई सेकंड स्क्वायर गुना कूलम स्क्वायर है ना, तो कूलम के बदले में लिखिए एम्पियर सेकंड का स्क्वायर, यानी कि केजी मीटर का पावर 3 और बाई सेकंड स्क्वायर गुना एम्पियर का स्क्वायर गुना सेकंड का स्क्वायर। सबको ऊपर भेजो तो कितना हो जाएगा, सबको ऊपर भेजे तो केजी मीटर का पावर 3, अभी ऊपर मत भेजो, गुना कर लो सेकंड स्क्वायर में सेकंड स्क्वायर से, तो सेकंड का पावर 4 गुना क्या है हमारे पास, एम्पियर का स्क्वायर बच गया, तो गुना एम्पियर का स्क्वायर। अब सबको ऊपर भेजो, केजी मीटर का पावर 3, सेकंड का पावर -4 और एम्पियर का पावर -2। इसको कौन सा मात्रक कहा जाता है, इसको कहा जाता है MKS मात्रक, लेकिन ये अब यूज नहीं हो रहा है। लेकिन जब भी विमीय सूत्र निकालना हो बाबू, डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो इसका यूज करेंगे। चलिए अब डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं, विमीय सूत्र। तो केजी का आप पढ़े होंगे, केजी का विमीय सूत्र क्या होता है, M, मीटर का L, तो L का पावर 3 है, सेकंड का T, तो T का पावर -4 है, और एम्पियर का तो एम्पियर ही होता है, और -2 भर दीजिए, कुछ नहीं है तो 1 डाल दीजिए, ये हो गया इसका विमीय सूत्र, किसका, K का।
इस पर ध्यान मत देना, अभी के ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इधर जगह नहीं था इसलिए हमें मजबूरन इधर आना पड़ा है। और इधर लिखने का एक और कारण था कि हमें इसके बारे में भी जानने थे। हुआ क्लियर? चलिए नेक्स्ट, कोई डाउट हो तो पूछना सब, आप कोई भी दिक्कत हो तो। अब कह रहा है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का एसआई मात्रक लिखिए और बीमीय सूत्र। तो एप्सिलॉन नॉट का सबसे पहले एसआई मात्रक, बाबू इसके लिए एक आसान सा तरीका है, आप के का एसआई मात्रक क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर था ना, बस पलट दीजिए। के का क्या था? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। जो नीचे लिखा हुआ है, जो बाई का चिन्ह दिया हुआ है नीचे है ना, तो उसको ऊपर लिख दीजिए बाई और न्यूटन मीटर स्क्वायर कर दीजिए। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, कूलम स्क्वायर, और जब बाई का चिन्ह हटाइए तो सबके ऊपर माइनस डाल दीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों होता है ध्यान दीजिएगा। के का यूनिट क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। और के के बदले में हम क्या लिख सकते हैं बाबू? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर। पलटो, इसको ऊपर भेजो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1, तो कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया ना। 4 का तो कोई यूनिट होगा ही नहीं, नंबर है। पाई का मतलब 22/7, तो उसको भी हटा दो, तो सिर्फ एप्सिलॉन नॉट बच गया। तो क्या बच गया? कूलम बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। आ गया? उसी तरह ये बड़ा अच्छा ट्रिक है समझने के लिए, के का याद कर लो और के को उलट दो, बस यही हो गया, इसको याद करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब इसका विमीय सूत्र अगर पूछ दे तो फिर क्या करेंगे? जो के का विमीय सूत्र आया था उस सबको बदल देंगे। के का क्या आया था? आया था ना, एम आया था, एल था, टी था, ए था। एम के ऊपर कितना था? 1, तो इसमें -1 लगा दें। एल के ऊपर कितना था? 3, तो इसमें -3 लगा दें। टी के ऊपर था -4, तो इसमें +4 लगा दें। एम्पियर के ऊपर -2 था, तो इसमें 2 लगा दें। हो गया, बस उलट देना, देख लो। के और एप्सिलॉन नॉट हमेशा एक दूसरे का उल्टा लेकर के चलिएगा। के का यूनिट याद कर लीजिए, के का विमीय सूत्र याद कर लीजिए, ठीक है ना, उसको पलट दीजिए, एप्सिलॉन नॉट निकल जाएगा। ये पूछता है बोर्ड में बाबू, याद रखिएगा। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र या एप्सिलॉन नॉट का क्या पूछ सकता है? यूनिट पूछ सकता है, ऐसा यूनिट पूछ सकता है। क्लियर हो गया? के का भी पढ़ लिए एसआई मात्रक और विमीय सूत्र, और एप्सिलॉन नॉट का भी एसआई मात्रक और विमीय सूत्र पढ़ लिए। चलिए नेक्स्ट, अब कूलम के नियम की कुछ सीमाएं हैं, यानी कि कूलम का नियम कहां कहां काम नहीं करता था और कहां कहां काम करता था। हालांकि ये तरीका, ये प्रॉब्लम न्यूटन साहब के नियम में नहीं था। अरे आप झांक के देख के लिखे थे तो आपको तो गड़बड़ी होनी ही थी। मैक्सिमम ऐसा होता है कि एग्जाम में आप झांक के देख के लिखते हैं, तब बस उधर देख रहे हैं, नीचे लिख रहे हैं, तो गलतियां तो होनी ही है ना। वही हाल था सेम इनके साथ। खैर, कैसे? आवेश बिंदुवत होना चाहिए। बिंदुवत का मतलब होता है बाबू, करे बिंदुवत, बिंदु के समान होना चाहिए। और बिंदु कैसा होता है? गोलाकार होता है ना, तब बिंदुवत का मतलब आप कह सकते हैं गोलाकार, यानी कि आवेश गोलाकार होना चाहिए। जैसे कि हम पढ़े थे ना कि एक वस्तु था, दूसरा वस्तु था, वस्तु नहीं कण था, इसका आवेश Q1, इसका आवेश Q2, और दोनों के बीच की दूरी स्मॉल r। तब बल कौन सा काम कर रहा था? K Q1 Q2 बटा r², ठीक है ना। अच्छा, K Q1 Q2 बटा r² काम कर रहा था। एक चीज दिमाग में रखना कि अगर Fe का वैल्यू आप कैलकुलेट कर रहे हैं, लास्ट में न्यूमेरिकल बनाते समय Fe का वैल्यू अगर धनात्मक आ गया तो आप समझिएगा वहां पर क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, याद रखना ये चीज। और अगर ऋणात्मक आ गया सॉल्व करते समय तो वहां पर आकर्षण होगा। न्यूमेरिकल एक एनसीईआरटी में ऐसा दिया भी है, जो कि हम लोग लास्ट में आज पढ़ने वाले हैं। तो आवेश बिंदुवत होना चाहिए, बिंदुवत का मतलब गोलाकार होना चाहिए। बिंदुवत का एक और डेफिनेशन होता है बाबू, कि जैसे कि मान गए कि इसका आवेश कितना है? Q1 है। अगर R का वैल्यू Q1 से बहुत ज्यादा होता
तो Q1 को Q2 के कंपेयर में बिंदु आवेश कहा जाता। उसी तरह अगर R का वैल्यू Q2 से अधिक होता तो Q2 को बिंदु आवेश कहा जाता। मतलब जब किसी एक आवेश का परिमाण दूसरे आवेश की बीच की दूरी से काफी कम हो तो उसे बिंदुवत आवेश कहे जाते हैं। तो पहला, आवेश क्या होना चाहिए? बिंदुवत होना चाहिए, ऐसे समझो, गोलाकार होना चाहिए। दूसरा, आवेश का स्थिर होना आवश्यक है। अब ये चीज देखिए, हम पढ़े थे ना कि दोनों आवेश किसमें होने चाहिए? स्थिर अवस्था में होने चाहिए। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंज करें, किसी किसी बुक में आपको मिलेगा ऐसा, जैसे पहला वस्तु था कितना? Q1 और दूसरा था कितना? Q2 था ना, दोनों के बीच की दूरी थी R। इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए। यहां लिख देते हैं A और B। अगर A स्थिर अवस्था में रहा, B भी स्थिर अवस्था में रहा तो वहां कूलम्ब का नियम काम करेगा। A अगर स्थिर अवस्था में रहा, B अगर विराम की अवस्था में, B अगर गति की अवस्था में रहा तो वहां पर कूलम्ब लॉ काम करेगा। अच्छा, A गति की अवस्था में रहा, B विराम की अवस्था में यानी कि स्थिर अवस्था में रहा तो भी काम करेगा। लेकिन अगर पहला वस्तु गति की अवस्था में हो, दूसरा वस्तु भी गति की अवस्था में हो तो कूलम्ब का नियम काम नहीं करेगा। यानी कि कूलम्ब के नियम के लिए दोनों कणों में से किसी एक कण का स्थिर होना जरूरी है। आप देख सकते हैं इसमें स्थिर था, काम किया। तो या तो दोनों स्थिर हो या फिर दोनों में से कोई एक स्थिर हो, है ना। लेकिन अगर दोनों गति की अवस्था में रहा तो वहां पर कूलम्ब का नियम काम नहीं करता है। याद रखना इस चीज को। दोनों कण अगर मोशन में है, गति की अवस्था में है, तो कूलम्ब का नियम काम नहीं करेगा। लेकिन दोनों में से कोई अगर एक विराम की अवस्था में है यानी कि स्थिर अवस्था में है तो कूलम्ब का नियम काम करेगा। तीसरा, दोनों आवेशों के बीच की दूरी 10 का पावर -15 मीटर से अधिक होना चाहिए। यानी कि R का वैल्यू बड़ा होना चाहिए 10 का पावर -15 मीटर से। अब 10 के पावर -15 मीटर से बड़ा कौन होगा? ये होगा या फिर ये होगा बाबू? ये वाला होगा। माइनस में जो नंबर जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो कम से कम R का वैल्यू 10 का पावर -15 मीटर से छोटा हो, R का वैल्यू 10 का पावर -15 मीटर से बड़ा होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटा हो गया तो 10 का पावर -15 से छोटा कौन है? 10 का पावर -16 मीटर। तो अगर R का वैल्यू 10 के पावर -15 मीटर से छोटा हो गया तो वहां पर कूलम्ब का बल काम नहीं करेगा, वहां पर नाभिकीय बल काम करने लग जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि R का वैल्यू 10 का पावर -15 मीटर से हमेशा अधिक होना चाहिए। लास्ट, कूलम्ब के नियम का महत्व सिर्फ स्थिर वैद्युतिकी में है। स्थिर वैद्युतिकी क्या है? हमने पढ़ाया था लेक्चर 1 में कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम स्थिर आवेशों के गुणों का अध्ययन करते हो उसे स्थिर वैद्युतिकी कहा जाता है। देख रहे हो ना, कूलम्ब का नियम स्थिर के लिए काम कर रहा है, गति के लिए काम नहीं कर रहा है। अगर दोनों गति में रहा तो कूलम्ब नियम काम नहीं किया। इसलिए कूलम्ब के नियम का महत्व सिर्फ कहां है? स्थिर वैद्युतिकी में है। नेक्स्ट, विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, समानताएं और असमानताएं पढ़ेंगे। तो पहला, समानताएं। विद्युत बल ये है, इसका फॉर्मूला पढ़े थे, क्या था? K Q1 Q2 बाई R²। ये गुरुत्वाकर्षण बल है और इसका फॉर्मूला था G M1 M2 बटा R²। यहां पर क्या लिख देंगे? G लिख देते हैं। चलिए फर्स्ट समानताएं देखते हैं। सबसे पहला कि विद्युत बल संरक्षित होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षित होता है। अब संरक्षित क्या है? सपोज कीजिए बाबू, एक जगह यहां पर है और एक जगह यहां पर आपको जाना है। आप ऐसे जा सकते हैं, आपको किसी ने बल लगाया, आप ऐसे चले गए और यहां पर पहला काम हुआ। फिर दूसरी बार आप सोचे कि बाक हम ऐसे जाते हैं, तो आप ऐसे चले गए तो दूसरा काम होगा। फिर मन में टेढ़ी कि ना हम ऐसे जाएंगे, तो W3 हो गया। तीनों केस में आपने देखा कि अगर आपके द्वारा
किया गया कार्य तीनों स्थिति में समान हो, तो जिस बल के द्वारा आपने तीनों बार काम किया, 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार काम किया, और अगर कार्य का मान सब जगह पर समान आया, तो जो बल होगा उसको संरक्षित बल कहा जाता है। इसलिए विद्युत बल भी संरक्षित होता है और गुरुत्वाकर्षण बल भी संरक्षित होता है। यानी कि इन दोनों के द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं होता है। पथ कैसा भी हो, रास्ता कैसा भी हो, इनके द्वारा किया गया कार्य हर एक कंडीशन में समान होगा, हर एक कंडीशन में सेम मिलेंगे। दूसरा केंद्रीय बल होता है, अर्थात ये था Q1 और Q2 था ना, ये विद्युत बल निकल रहा था ये वाला। तो यहां जो फोर्स लगता है, बल लगता है, एक के केंद्र से दूसरे के केंद्र तक लगता है और दूसरे के केंद्र से पहले के केंद्र तक लगता है। उसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल में भी इसको M2 और इसको M1, इसका भी जो बल लगता है केंद्र से केंद्र की तरफ लगता है। ठीक है ना, यानी कि केंद्रीय बल ये भी होता है और ये भी केंद्रीय बल होता है। तीसरा व्युत्क्रम वर्ग का नियम। अब एक चीज वापस आओ, थोड़ा सा वापस आते हैं। ये जो दिख रहा है बाबू, इसी को कहा जाता है व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो विद्युत बल में भी है और गुरुत्वाकर्षण बल में अगर हम आए तो गुरुत्वाकर्षण बल में भी आपको यहां देखने को मिलेगा। यानी कि दोनों किसको काम करता है, व्युत्क्रम वर्ग के नियम का अनुसरण करता है। वर्ग के नियम का अनुसरण ये भी करता है, ये भी करता है, अर्थात Fe 1/r² और यहां पर Fg 1/r²। तीसरा माध्यम की अनुपस्थिति। माध्यम अनुपस्थित हुआ तो ये काम करेगा, ये भी काम करेगा। यानी कि अंतरिक्ष में चले जाओ, वहां पर भी विद्युत बल काम करेगा और वहां पर भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। अब असमानताएं देखते हैं हम। असमानताएं दोनों में क्या क्या है। देखिए, विद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। कैसे? पहला धनात्मक दूसरा धनात्मक, पहला ऋणात्मक दूसरा ऋणात्मक, तो यहां पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। जबकि पहला धनात्मक दूसरा ऋणात्मक, पहला ऋणात्मक दूसरा धनात्मक, तो यहां पर क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है विद्युत बल में। जबकि हमने पढ़ाया था कि गुरुत्वाकर्षण बल में सिर्फ आकर्षण होता है, उसमें प्रतिकर्षण नहीं होता है। गुरुत्वाकर्षण बल सिर्फ किसी चीज को अपनी तरफ खींचने का काम करता है। उसके बाद यह माध्यम की उपस्थिति से प्रभावित होता है, जबकि यह माध्यम की उपस्थिति से प्रभावित नहीं होता है। यानी कि दो वस्तुओं को लेकर के, दो वस्तुएं जिनका अपना द्रव्यमान हो, उसको लेकर के आप हवा में चले जाइए, पानी में चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, या अंतरिक्ष में चले जाइए जहां माध्यम है ही नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल समान मिलेगा आपको। लेकिन दो आवेशित कण को अगर हवा में लेके गए तो वहां उसका वैल्यू कुछ और मिलेगा, पानी के अंदर लेके गए तो उसका वैल्यू कुछ और मिलेगा, जहां अंतरिक्ष में चले गए जहां हवा पानी कुछ भी नहीं है, वहां पर उसका वैल्यू कुछ और मिलेगा। यानी कि जैसा माध्यम वैसा विद्युत बल, लेकिन कैसा भी माध्यम जैसा था वैसा ही सब जगह इसका मान होगा। तीसरा, यह दो आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये तो पढ़े ही आप। जबकि इसमें क्या था, गुरुत्वाकर्षण बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मान हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। दो वस्तु को ले लीजिए, उनके बीच विद्युत बल निकाल लीजिए और उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल निकाल लीजिए, आप देखेंगे विद्युत बल हमेशा ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा कम होता है। तो वही कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल Fe से कम होता है और जो Fe होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से अधिक होता है। ये असमानताएं हो गई। नेक्स्ट, फोकस। भागना नहीं सब, अभी न्यूमेरिकल्स दो ठो हैं, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी भगा करके लिख लिए, ऐसा नहीं करना, अभी न्यूमेरिकल्स तो बताने हैं आपको। देखिए बाबू, कूलम का नियम प्रायोगिक रूप से हमने बताया था, कब हुआ था, 1785 में फाइनल हुआ था। प्रायोगिक रूप से 1785 में सिद्ध किया गया था। किसके द्वारा था भैया? कूलम के द्वारा।
के का मान होता है, हमने पढ़ाया है कि के का मान इतना होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान हमने लिखा था शुरू में। एप्सिलॉन का मात्रक होता है या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, हमने पढ़ा था ना कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जबकि के का मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये जो है एप्सिलॉन के बदले में लिखा गया है इसका यूनिट, बाबू इसके बदले में एक और शॉर्ट यूनिट लिखा जाता है फैराड पर मीटर। इसको ऐसे पढ़ेंगे फैराड प्रति मीटर, इसको पढ़ा जाएगा। तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सही है। वही कह रहे कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है, या तो ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों सही है। ये पूछे हुए क्वेश्चन है एमसीक्यू में। अच्छा, अगर Q1 Q2 के बराबर हो जाए और उसका वैल्यू 1 कूलम्ब हो, R का वैल्यू 1 मीटर हो, इस चीज को समझिए। कह रहा है Q1 Q2 के बराबर हो जाए, देखना बुआ, तो Fe बराबर कितना होता है फॉर्मूला, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। K का वैल्यू 9 गुने 10 का पावर 9। Q1 Q2 किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो Q1 Q2। R का भी वैल्यू कितना दिया है, 1, तो 1 1 खत्म, सिर्फ क्या बच गया 9 गुने 10 का पावर 9। तो चूंकि बल निकाल रहे हैं लास्ट में न्यूटन लगा देने हैं, वहीं ये कह रहा है ये पावर 9 होगा, 9 गुने 10 का पावर 9 हो जाएगा। बाय मिस्टेक ये नीचे हो गया है, ये ऊपर होगा। नेक्स्ट कह रहा है बाबू कि Fe और Fg का अनुपात निकालना है। एक इलेक्ट्रॉन छूट गया है, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बीच। अब देखो बाबू, क्या हमें निकालना क्या है, Fe और Fg का अनुपात। तो Fe का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, और Fg का G M1 M2 बाई R स्क्वायर। आप किसको किससे काट सकते हैं, R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म, क्या बच जाएगा K Q1 Q2 बाई G M1 M2। अब किसके किसके बीच का, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जानना जरूरी है, प्रोटॉन का चार्ज जानना जरूरी है, दोनों का मास भी जानना जरूरी है। तो देखिए यहां लिख देते हैं हम चार्ज यानी कि आवेश, और एक तरफ लिख देते हैं मास यानी कि द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बाबू, -1.6 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह प्रोटॉन का यह सिर्फ प्लस में हो जाता है। और अगर आप निकालें इलेक्ट्रॉन का मास तो 9.1 गुने 10 का पावर -31 kg, और प्रोटॉन का 1.672 गुने 10 का पावर -27 kg हो गया। अब निकालना किसके किसके बीच में है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का, ठीक है ना। आपको निकालने किसके किसके बीच के हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का। तो लास्ट का जो फॉर्मूला है Q1 के बदले में ये रखिएगा, Q2 के बदले में ये रखिएगा, M1 के बदले में इसको, M2 के बदले में इसको। जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। सेम दो प्रोटॉन के बीच, तो Q1 के बदले में भी इतना और Q2 के बदले में भी इतना, प्रोटॉन की बातें हो रही है ना। फिर उसी तरह से मास 1 के बदले में भी इतना और मास 2 के बदले में भी इतना, जब दो प्रोटॉन की बात हो। तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1.24 × 10⁻36। सेम दो इलेक्ट्रॉन के बीच, तो Q1 के बदले में भी इतना और Q2 के बदले में भी इतना, और M1 के बदले में भी इतना और M2 के बदले में भी इतना। जब वैल्यू पुट करके सॉल्व करोगे तो 4.2 × 10⁻42 आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए हैं, इसलिए बाबू हम बता रहे हैं, नहीं तो क्या जरूरत है ये सब बेकार का टेंशन देने का। कहीं पूछ दे, आपकी बारी हो, कहीं आपके समय ये पूछ दे, तो फिर तो आप हमें गलत बोलोगे ना कि सर ने पूरा नहीं पढ़ाया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स, एनसीईआरटी के आधार पर एक्सरसाइज का 2 क्वेश्चन है, शायद फर्स्ट और सेकंड ही है, उसी को देख रहे हैं। हमने बोला था ना कि जाना नहीं, साथ साथ हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी पढ़ते चलेंगे, आपको अच्छा लगेगा, बनाने में मजा आएगा। कह रहा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 गुने 10 का पावर -7 कूलम्ब तथा 3 गुने 10 का पावर -7 कूलम्ब का आवेश है, इनके बीच कितना बल होगा। कह रहा है वायु में एक दूसरे पर से कुछ दूरी पर, कितना दूरी पर रखा गया, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर दोनों को रखा गया है।
तो इसको Q1 और इसको Q2, दोनों के बीच की दूरी को क्या मानेंगे बाबू? स्मॉल r मानेंगे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या क्या है? Q1 है, Q2 है, R है और Fe यानी कि विद्युत बल है। अब देखो, ये हो गया पहला आवेश, लास्ट में कुलंब लगा हुआ है ना, तो आप समझिएगा कि आवेश है। तो किसी को भी Q1 किसी को भी Q2 मान सकते हैं, बात एक ही है। अच्छा, Q2 यहां पर भी कुलंब लगा हुआ है, तो Q2 है 3 × 10⁻⁷ कुलंब। कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसको मीटर में बदल देते हैं तो 30/100 यानी कि 0.3 मीटर हो गया। हमें विद्युत बल निकालना है, तो विद्युत बल का तो फॉर्मूला आप जानते ही हैं शायद, K/Q1 Q2 बाई r²। K का वैल्यू फिक्स 9 × 10⁻⁹, Q1 का वैल्यू यहां से रखो 2 × 10⁻⁻⁷, Q2 का वैल्यू यहां से रखो, कितना है? 3 × 10⁻⁻⁷ और बाई r²। तो यहां पर 0.3 का स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर का मतलब कि 2 बार गुना करने हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कौन किससे कहां कटेगा। ये दशमलव हटाइए, 10 डालिए, फिर दशमलव हटाए, ऊपर 10 डाले, 3 से 3 खत्म, 3 से 9 खत्म, 3 से गुना करके क्या मिला? 3 में 2 से 6, 6 6 6 बस 6 गुना, इसको लिख दीजिए 10⁻⁹, -7 और -7 आधार सेम हो तो जुड़ जाता है। अब कई गो 10 है? 2 गो 10 है, नीचे तो खत्म बाजार है। 6 × 9 और 2 11 × 10⁻⁻14। फिर जब आधार सेम होगा तब पावर जोड़ देंगे, -14 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10⁻−3 हो जाएगा। क्या निकाल रहे हैं बाबू? फोर्स निकाल रहे हैं, तो लास्ट में न्यूटन लगा देना है, यानी कि दोनों के बीच इतना न्यूटन का बल लगा। अब पूछेगा कि आकर्षण हो रहा है कि प्रतिकर्षण हो रहा है, तो ऐसे भी यहां प्लस है, यहां प्लस है, तो प्रतिकर्षण ही होगा। ओवरऑल एक चीज और, लास्ट में आंसर प्लस में आए, ऊपर वाला ये मत देखो, यहां पर क्या आया है? प्लस में आया है ना, कुछ नहीं लिखा हुआ है यानी कि प्लस लिखा हुआ है, यानी कि यहां पर प्रतिकर्षण होगा। ये बात याद रखना। वहीं आंसर अगर माइनस में आ जाता, ये वाला माइनस मत सोचना, यहां पर, ठीक है ना, तब वहां पर आकर्षण होने लग जाता। सेम टू सेम इसी के आधार पर सेकंड न्यूमेरिकल है, देखना ध्यान से। कर रहा है कि 0.4 माइक्रो कूलम्ब, यहां पर देखिए 0.4 माइक्रो कूलम्ब आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर -0.8 माइक्रो कूलम्ब आवेश है तो ज्ञात करें दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लग रहा है। अब समझिए, वायु में ये भी तो कहीं पर 2 गोला है, गोला लिख देते हैं, गोला हो गया, ठीक है ना। इसको आप मान लेते हैं Q1 और इसको लिखते हैं Q2, दोनों के बीच की दूरी को स्मॉल r मानते हैं। तो क्या क्या हमारे पास होने चाहिए बाबू? हमारे पास होना चाहिए Q1, Q2, R और Fe, यही ना विद्युत बल का चिन्हासी, 4 गो। तो Q1 कितना है? यहां देखो 0.4 माइक्रो कूलम्ब। जब माइक्रो कूलम्ब दिखे ना तब माइक्रो कूलम्ब को हटा दो। हटाने के लिए आपको 10⁻⁻6 से गुना करना होगा। उसी तरह सेकंड वाला भी कितना है? -0.8 माइक्रो कूलम्ब। इसको भी क्या करेंगे हम? गुना करेंगे कितना से? -0.8 10⁻⁻6 कूलम्ब से। आर का वैल्यू कह रहा है कि दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, तो आर तो निकालना ही है। और एक चीज और दिया हुआ है, 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है। न्यूटन है तो बल है, न्यूटन है तो बल है, ना तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। अब जब ये चारों दिया हुआ रहे तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? K/Q1 Q2 बाई r²। हमें तो निकालना है r², तो r² को यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, तो K/Q1
Q2 बाई एफ ही हो जाएगा। नेक्स्ट इसको आगे बढ़ाएं हम लोग, हमारे पास कितना आ गया, नेक्स्ट हमारे पास कितना आ गया बाबू, आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आया, के Q1 Q2 बाई एफ ई, के Q1 Q2 बाई एफ ई, सबका वैल्यू पुट करो, के का 9 गुने 10 का पावर 9, Q1 का आप देख सकते हैं कितना है, ये है ना, और Q2 का ये है, सबका वैल्यू रखो आप लोग देख लेना, और Q2 का है -0.8 10 टू द पावर -6, और बाई एफ ई आप देखें उधर बल कितना था, 0.2 का था। अब देखिए बाबू, अब एक काम करते हैं, कुछ कटाने छटाने का काम करते हैं, दशमलव हटा 10 जुड़ा, ये 2 से 0.8 खत्म, 0.4 से क्या बच गया, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, फिर 0.4 10 टू द पावर -6, और इस माइनस को यहां लगा दो, क्या बच गया 0.4 10 टू द पावर -6 इंटू 10, कितना, आर स्क्वायर बराबर, अगर स्क्वायर हटाएं बाबू तो सबके ऊपर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा ना, तो स्क्वायर हटाने पर सबके ऊपर रूट लग गया। अब रूट तोड़ने का क्या तरीका होता है, पेयर वाले को बाहर कर दो, तो माइनस का तो रूट प्लस हो जाएगा, तो माइनस भूल जाओ, 9 का 3 हो जाएगा, इसको रहने दो अंदर, 9 निकाल दिए, ठीक है ना। अब क्या निकालें, यहां देखिए 0.4 और 0.4, तो दोनों 0.4 के बदले में एगो 0.4 बाहर, 10 टू द पावर -6 10 टू द पावर -6, तो एगो 10 टू द पावर -6 बाहर, अंदर क्या बच गया, 10 का पावर 9 और 10, यानी कि हमारे पास हो गया, इसको गुना करें तो 1.2, 10 का पावर -6 रूट ओवर 9 10 का पावर 10 हो गया, यानी कि हमारे पास बाबू देखो क्या आ गया, आर बराबर 1.2 गुने 10 का पावर -6, रूट है ना, 10 का पावर 10 को आप लिख सकते हैं 10 का पावर 5 गुने 10 का पावर 5, आधार सेम हो तो पावर जुड़ जाएगा, दोनों 10 के पावर 5 के बदले में एगो 10 का पावर 5 बाहर कर देंगे, गुना करने का झंझट ही नहीं है। अब आधार सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, तो -6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 हो गया, -1 का मतलब नीचे चला जाएगा, ये दशमलव हटाइए, 0 डालिए, तो 12/100 यानी कि 0.12 मीटर, सेंटीमीटर में बदलना हो तो 100 से गुना कर दीजिए, तो 12 सेंटीमीटर हो गया, आर का वैल्यू निकल गया। एक और क्वेश्चन है बाबू इसमें, दूसरा वाला, कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, तो ये जो 0.2 न्यूटन का बल लगा था वो दूसरे के द्वारा किस पर लगा था, अब एक और क्वेश्चन इसमें है, देखिए है कि दूसरे गोले पर अब इसमें एक और क्वेश्चन है बाबू, देखिए क्या है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है ना क्वेश्चन में। अब देखो क्वेश्चन क्या है, किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण, मतलब इस पर किसी दूसरे के कारण जो बल लग रहा है वो कितना न्यूटन का, 0.2 न्यूटन का। तो ये जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो कह रहा है तब दूसरे वाले के द्वारा पहले पर कितना लगेगा। सोचो, इसको F1 और इसको क्या मानेंगे, F2 मानेंगे। तो हम क्या पढ़े थे कि F1 जो होता है वो F2 के बराबर होता है लेकिन अपोजिट होता है। तो F1 का वैल्यू कितना है, 0.2, तो यही F2 का होगा, माइनस को इधर भेज दो तब -0.2 न्यूटन F2 का होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -0.2 न्यूटन का। पहले के द्वारा दूसरे पर 0.2 न्यूटन, तो दूसरे के द्वारा पहले पर कितना, -0.2 न्यूटन, बस एक दूसरे को उल्टा होते हैं। तो बाबू रहने देते हैं हम लोग, उम्मीद है कि दोनों न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा।
उम्मीद तो यही है कि मैक्सिमम आपको आज के टॉपिक समझ में आ गए होंगे, और थोड़ा अच्छे से रिवाइज करना, क्योंकि इसके बाद का जो क्लास है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ही है, न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको रिवाइज करके आना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।